सब्जेक्ट है आज का होम साइंस, क्लास है 11th और चैप्टर है 15। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं टर्म टू एग्जाम के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी अच्छे से आपको समझा दिए जाएंगे। ग्लूकोज की सहायता से क्या तात्पर्य है? तो देखो, हमारे शरीर में जो पर्याप्त इंसुलिन होता है उसकी मात्रा को अधिक बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में ग्लूकोज को इंजेक्ट किया जाता है या फिर उसका आप सेवन करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो इंसुलिन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसी को हम कह देते हैं ग्लूकोज की सहायता। सिंपल सा। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की पोषणात्मक स्थिति जांच करने के लिए जो स्वास्थ्य व्यवसायियों के द्वारा जो विधियां को उपयोग किया जाता है उसे समझाइए। तो देखो, रोगी के स्वास्थ्य, उसके आहार, व्यक्तिगत और उसकी जो चिकित्सीय इतिहास उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ रोगी की जो मानवीय मिति उसकी माप लेते हैं और रोगी की जो जांचें हैं उसको लैब के आंकड़ों और भौतिक माप इससे संबंधित करके देखते हैं कि क्या कमी है और उसमें पोषण जो है उसकी पोषण क्यों नहीं है, यानी कि वो कुपोषण का शिकार क्यों है, या फिर ये कह सकते हैं उसमें जो पोषण की स्थिति वो सही नहीं है, उसके कारण क्या है और इससे क्या क्या उसे प्रभाव जो वो झेलने पड़ सकते हैं, ये चीजें यहाँ पे बताते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, VMI किसे कहते हैं? ठीक है। और जो इसके सही सीमा निर्धारित करने के लाभ बताइए। तो देखिए, VMI क्या है? तो व्यक्ति के शरीर भार को उसकी शरीर ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है। ये तालिका हमें ये बताती है कि किसी व्यक्ति का वजन उसकी लंबाई अर्थात उसके कद के अनुसार उपयुक्त है। यानी तो VMI क्या है? VMI यानी कि जो एक शरीर का उसकी ऊंचाई के साथ में उसका भार कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, वो बताया गया है। इसका सूत्र क्या होता है? शरीर का भार जो कि किलोग्राम में होगा, ठीक है, बटे में ऊंचाई इंटू ऊंचाई मीटर में। ठीक है। अब इसके देखिए सही सीमा बनाए रखने के लाभ। तो सबसे पहला है, हमारे शरीर में डायबिटीज यानी कि मधुमेह की संभावना कम हो जाती है। मधुमेह रोगी के द्वारा VMI नियंत्रित करने से उनके रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है और रक्तचाप की अधिकता होने से उनकी संभावना भी कम रहती है। हृदय रोग जो है, यानी कि जो हार्ट अटैक से संबंधित और भी जो रोग हैं हार्ट से, वो क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है। लकवा, कुछ प्रकार के कैंसर, जोड़ों का दर्द आदि की जो संभावनाएं होते हैं वो भी यहाँ पे कम हो जाती हैं अगर जो VMI जो है अगर एक व्यक्ति का सही रहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया यहाँ पे इजीली। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत छोटा सा प्रश्न है, व्यक्ति की चयापचय दर से आप क्या समझते हैं? तो देखो, शरीर में भोजन के द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ के टूटने या फिर अपचय तथा नए घटकों के निर्माण यानी कि उपचय को सम्मिलित रूप से चयापचय कहते हैं। चयापचय कहते हैं। यानी कि हमने कोई खाना खाया, ठीक है, तो शरीर में उसे पचाना, ठीक है, उससे क्या होता है, मतलब उसको पचाने के लिए नए नए घटकों का निर्माण होता है, तो इसी को कह देते हैं चयापचय। ठीक है। जिस दर से शरीर में चयापचय की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे चयापचय दर कहते हैं। तो जिस दर से ये प्रक्रिया संपन्न होती है उसे चयापचय दर कहते हैं। सिंपल सा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में है कि उच्च श्रेणी की योग्यता रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके एक सेकेंड, हाँ, उनके गुण क्या होते हैं लिखिए। तो देखो, सबसे पहला गुण होता है उनमें उच्च आत्मसम्मान होता है तथा उनका जो दृष्टिकोण है वो हमेशा सकारात्मक होता है। उनके अंदर जिम्मेदारी, वचनबद्धता और हंसमुख का स्वभाव होता है। वे दूसरे के प्रति चिंता का भाव रखते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति उनका वो मतलब पर्यावरण का सम्मान भी करते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। वो स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करते हैं, साथ ही साथ जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करते हैं। जीवन की जो चुनौतियां होती हैं उनका डटकर सामना करते हैं। प्रभावी ढंग से बात करते हैं, ये एक जैसे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरे के प्रति हमेशा दयालु, आभारी ऐसा भाव रखते हैं, साथ ही साथ चिंता का भी भाव रखते हैं और इनका जो व्यक्तित्व है वो संतुलित रहता है, यानी कि ये जो वो है कभी गुस्सा नहीं करते हैं, कभी कुछ गलत नहीं बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे कंप्लीटली समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है आगे 6। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या है, आयाम हमें समझाने कौन कौन से स्वास्थ्य कल्याण के आयाम। तो कौन कौन से आयाम है? सबसे पहला है शारीरिक पहलू, यानी कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार एवं अच्छी दिनचर्या को अपनी जीवन शैली बनाना केवल व्यक्ति के अपने हाथ में है। स्वस्थ जीवन शैली का चुनाव अगर व्यक्ति करता है तो व्यक्ति के आज और कल उसको प्रभावित करता है। सामाजिक पहलू क्या है? तो सामाजिक खुशहाली से अभिप्राय केवल अपनी भलाई के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति क्या एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व हो सकता है, उसे समझो और उसे निभाओ।
व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ में संबंध जो है वो अर्थपूर्ण, संतोषप्रद, खुशहाल एवं स्थायी होने चाहिए। ये सामाजिक पहलू है स्वास्थ्य कल्याण का। बौद्धिक पहलू क्या है? बौद्धिक पहलू ये है कि इसमें कई गुण होते हैं, जैसे कि रचनात्मक, नए नए विचारों का सम्मान करने वाला, गंभीर सोचने वाला, जिज्ञासु और नया नया सोचने की शक्ति रखने वाला। तो ये होते हैं स्वास्थ्य कल्याण के कुछ आयाम। ठीक है, उसके बाद है वित्तीय पहलू। वित्तीय पहलू क्या होता है कि व्यक्ति को अपने उपलब्ध जो मौद्रिक संसाधन है उनका भली मतलब अच्छे तरीके से उनके व्यवस्थापन करना आना चाहिए, किसी से उपयोग कर सकता है, जिससे कि वे अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकेगा और भविष्य के लिए अपने परिवार के लिए योजना भी बना सकेगा। व्यावसायिक पहलू क्या होता है? तो इसका संबंध अपने कार्य से प्राप्त जो संतोष है और जो बोध है उसके द्वारा किए गए व्यक्तित्व एवं व्यक्ति जो है वो क्या करता है, स्वयं को समृद्ध महसूस करता है। व्यावसायिक यानी कि यदि जो व्यक्ति वो अपना व्यवसाय अच्छे से करता है तो उसे संतोष मिलता है, साथ ही साथ उसे इस चीज का ज्ञान भी हो जाता है कि अब वो जो समृद्ध यानी कि प्रसिद्ध महसूस होने लगा है। पर्यावरणीय पहलू क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति का जो संबंध है वो स्वयं से और अपने पर्यावरण के बारे में पारस्परिक प्रभाव और निर्भरता से होना चाहिए और पर्यावरण के प्रति उसका जो प्रेम भाव है वो होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने आपको 6 बता दें, नंबर से यहाँ पे थोड़े से गलत हैं। ठीक है, ये जो है 4 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए। तो ये 6 आयाम मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। आप किसी व्यक्ति के तनावग्रस्त होने को किन परिस्थितियों या फिर लक्षणों के द्वारा समझ सकते हैं? या फिर ऐसे पूछा जाएगा, तनाव का हमारी जिंदगी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भूमिका होती है, उदाहरण देके समझाइए। तो देखिए दोनों क्वेश्चन को पहले समझेंगे। सबसे पहले तनावग्रस्त होने को परिस्थितियों या फिर लक्षणों का वर्णन कैसे समझेंगे? तो देखो, तनाव जो है वो एक व्यक्ति के अंदर रक्तचाप को बढ़ा देता है, जो कि हृदय रोग का कारण भी बन सकता है। यदि व्यक्ति का शरीर असंतुलित हो जाता है जिसके कारण बदहजमी या फिर पीठ दर्द की समस्या उत्पन्न हो तो कहेंगे हाँ वो तनावग्रस्त है। अगर उसका सिर दर्द होता है तो भी कह सकते हैं। व्यक्ति को यदि भूख कम लगती है या फिर वो एक तरह से कह सकते हैं कि भूख समाप्ति हो जाती है तो वो भी एक तनाव का कारण है। यदि बंदा जो वो तनावग्रस्त होने पर उसके व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, ठीक है, और साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य जो है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। मानसिक तनाव के कारण चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उन पर दबाव पड़ेगा, साथ ही साथ जो त्वचा पे झुर्रियां आती हैं उस पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति जो तनावग्रस्त है तो उसमें किस किस प्रकार के जो डिफरेंस आएंगे उसके शरीर में वो यहाँ पे आपने समझ लिए। अब बात कर लेते हैं सकारात्मक तनाव क्या है और नकारात्मक तनाव क्या है। तो देखो, सकारात्मक यानी कि ऐसा तनाव जो हमें अच्छा करने के लिए उत्साहित करे, जिसका हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़े। मान लीजिए कि आप कोई, देखिए अभी हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखो उदाहरण के लिए जब परीक्षाएं पास होती है, अभी देखिए आपके एग्जाम होने वाले हैं तो आप भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम मन लगाकर पढ़ते हैं और जो अच्छे अंक हैं उन्हें लेकर पास भी होते हैं। तो ये जो तनाव है, ठीक है, मन लगाकर पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना, ये क्या है, हमारे अंदर सकारात्मक प्रभाव के लिए जो हमें परिश्रम करने के लिए उत्साहित करता है। नकारात्मक क्या है, वह तनाव जो हमारे काम, हमारे व्यवहार, हमारे प्रदर्शन, हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले, उसे हम कहते हैं बुरा तनाव। उदाहरण के लिए हम तनावग्रस्त होकर क्या करते हैं, गुस्से में बहस करते हैं, हम पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, किसी के साथ में मारपीट कर लेते हैं। तो ऐसा तनाव किस काम का है, जो आपके शरीर पे बुरा प्रभाव डाले। तो ये हो गया नकारात्मक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसे हम कह सकते हैं कि कोई बंदा जो वो तनावग्रस्त है, और सकारात्मक तनाव क्या होता है और नकारात्मक तनाव क्या होता है। आई होप इजीली आपको ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। मान लीजिए कि आपकी सहेली है प्रीति, आप कोई सा भी नाम हो सकता है, प्रीति, नीनी, मतलब वगैरह जो भी है। तो आपकी सहेली है प्रीति जो कि बुझा बुझा सा महसूस कर रही है, उसको ठीक से नींद नहीं आती है। तो आप जो है सीमा को तनाव प्रबंधन के किन 10 तरीकों का प्रबंधन करेंगे? तो देखिए मैं आपको 10 तो नहीं बताने वाला हूं, आपको 6 से 7 तरीके जो वो यहाँ पे इजीली समझा दूंगा। कितने? 6 से 7 तरीके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं प्रीति को सलाह दूंगी या फिर दूंगा कि वह निम्न तरीकों का पालन करें। सबसे पहला, हमेशा सकारात्मक सोचे। प्रीति जो है वो क्या करे कि हमें पता है कि हमारे मन या फिर मस्तिष्क के अंदर व बाहरी किसी भी बात से परेशान नहीं होने देना है। ठीक है, यानी कि हमारे मन के अंदर व बाहर किसी भी बात से परेशान नहीं होने देती है, वह हमें सही दिशा दिखाकर स्तर तक पहुंचाते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमें भ्रमित कर सकती है और तनाव उत्पन्न कर देती है। यानी कि प्रीति जो है वो उससे सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जिससे
उसका जो मस्तिष्क है ना ही तो अंदर से ना ही तो बाहर से किसी भी तरीके से परेशान नहीं होगा और उसके मन में शांति बनी रहेगी। रचनात्मक कार्य करने चाहिए प्रीति को, क्यों? ताकि जैसे मान लीजिए वो अपने पसंद के किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त हो जाती है तो सिंपल सी बात है, तनाव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। व्यायाम करना चाहिए प्रीति को, दिन में नियमित रूप से 20 से 30 मिनट तक शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, बाहर निकल के पार्क की तरफ जाना चाहिए, तरोताजा हवा लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, तनाव बेसिकली दूर होता है। और दोस्तों से भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब दोस्तों से मिलते हैं सिंपल सी बात है, सारी जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है, ऐसा कहा गया है। फिर है आगे ध्यान लगाना। ध्यान लगाना क्या है, प्रीति को डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए, 10 से 20 मिनट तक ध्यान लगाना चाहिए आंख बंद करके। इससे क्या होगा, ध्यान लगाने की जो शक्ति है वो भी बढ़ेगी और उसे शांति का अनुभव भी मिलेगा। गहरी सांस लेने से दिमाग शांत होता है, जिससे कि तनाव भी दूर हो जाता है। फिर आता है संगीत। प्रीति को अपनी पसंद का जो संगीत है वो सुनना चाहिए। संगीत जो केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है, बल्कि संगीत कला का एक आध्यात्मिक साधन है, जो कि हमारे दिमाग में और विचारों को शांत करके और हमें बहुत गहराई तक हर एक चीज को समझने में भी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद है पढ़ने की आदत। सीमा को पढ़ने की आदत अपनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ना एक चिंता निवारक चीज है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब आप अपनी किताबें पढ़ने लगते हैं तो आप एक अलग ही भावनाओं में, अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जो है तनावग्रस्त नहीं होंगे। फिर है ना कहना सीखे। प्रीति जो है उसे जो काम वो करने में असमर्थ है या फिर वो जो जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती उसके लिए सीधा ना कर दे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो तनाव है वो बढ़ने लगता है अगर आप हाँ कर देते हो कि अब मैं इस काम को कैसे करूंगी, कैसे नहीं करूंगी। तो इसीलिए क्या है, मैं प्रीति को जो है वो इस तरह से ये सारी चीजें जो सलाह करना चाहूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, किसी का नाम राहुल, शाहुल, जो भी है। तो इस तरह से हमारा ये आज का वीडियो खत्म हो गया है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे दोबारा से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, देन क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह से आज की वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे पहली बार आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल भी रखते रहें। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।